माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्री 2022 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी 2022 का जो पेपर है उसको आज हम डिस्कस करेंगे और उसके जो सही आंसर्स होंगे उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो इससे हमें ये आइडिया लगेगा कि हमको करंट अफेयर्स में क्या तैयार करना है, या फिर हमारा जो स्टैटिक जीके है उससे हमारा किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बैक टू बैक 2011 तक 2012 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब लगाएंगे। तो आज का जो हमारा पेपर है वो है यूपी पीसीएस 2022 का प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इनको मिलान करना है, ये दी गई हैं कुछ समितियां, उनकी नियुक्ति का वर्ष इसमें पूछ दिया गया है, तो उसको मिलान करके बताना है कि कौन सा क्या किस वर्ष में आई थी। तो हमको वैसे पहले ही पता है कि बलवंत राय मेहता समिति जो है वो 1957 में आई थी। अशोक मेहता समिति उसके बाद आई थी, और ये समिति किससे संबंधित है, ये है पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में, उसके बाद आई थी एल एम सिंघवी समिति 1986 में, और फिर आई थी पी के थुंगुन समिति 1988 में। यानी कि जो ये है ये सारे के सारे करेक्ट हैं, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी जिसमें भी ये होगा वही करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो हमारी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को जो स्वीकार करने वाला राज्य था वो था राजस्थान, सबसे पहला राज्य। ठीक है, और पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 1959 में सबसे पहले राजस्थान में ही हुई थी, 2 अक्टूबर को नागौर जिले में। ये हमको मतलब एडिशनल हमको याद रहेगा थोड़ा बहुत इससे। डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन यानी डीडीटी एक क्या है, ये हमें बताना है। बायोकेमिकल पॉल्यूटेंट है, यानी कि जैव रासायनिक प्रदूषक है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, या फिर जैव अपघटनीय प्रदूषक है, या गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक है। तो जो डीडीटी होता है वो पहले कीटनाशक दवा थी, इसका यूज ज़्यादातर मच्छर मारने के लिए, मच्छर जनित रोगों से लड़ने के लिए किया जाता था। तो ये वो पदार्थ हैं डीडीटी जो अजैव अपघटनीय प्रदूषक हैं, यानी कि जिनको बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो प्रदूषक हैं एक तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषण फैलाने में इनका योगदान रहता है। तो ये क्या है, कीटनाशक दवा थी, और ये ज़्यादातर अपघटनीय नहीं है, यानी कि अजैव अपघटनीय प्रदूषक है डीडीटी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सी है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दो सही सुमेलित है, हमको ये बताना है। तो ये है जनजाति और है राज्य। केरिया जनजाति उड़ीसा, कुकी उत्तर प्रदेश, और यानदी राजस्थान, पालियान तमिलनाडु। तो जो इसमें फर्स्ट और 4 हैं वो सही सुमेलित हैं, केरिया उड़ीसा और पालियान तमिलनाडु, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जो कुकी है, कुकी जनजाति जो है ये बेसिकली हमारी एक मंगोली नस्ल की वनवासी जनजाति है जो असम और अराकान के बीच में पाई जाती है। ठीक है, ये ज़्यादातर इनको लोग इनको क्या क्या बोलते हैं, जैसे जगह जगह पर नाम बदल जाता है इनका, चिन जोमी मिज़ो, इनके ये मिज़ोरम में इनको बोला जाता है। कुकी का ही अन्य नाम है चिन जनजाति। ठीक है, फिर है दूसरा इसका जोमी और मिज़ो, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, और वैसे ही जो हमारा ये है यानदी, ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो यानी कि जो 1 और 4 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, बायोमास ऊर्जा होती क्या है, बायोमास ऊर्जा वो होती है जो कचरे से, जानवरों के कचरे से, पौधों की सामग्री से प्राप्त होती है, जैसे कि गाय के गोबर से, फसल की कटाई के बाद जो अवशेष बचते हैं उससे, सब्जियों कचरे से, सीवेज से जो बायोगैस होती है। ठीक है, ये इनसे प्राप्त होती है। तो यानी कि कौन सा सोर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा जो है ये इसका सोर्स नहीं है। परमाणु ऊर्जा हमको क्या होता है, परमाणु संलयन और विखंडन से प्राप्त होती है। बाकी सब बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं, लकड़ी, गोबर, कोयला, ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित, यानी चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद करके उसका नाम तूतीनामा यानी तोते की कहानी। ठीक है, तूतीनामा रखा। तो ये हैं कौन है हमारे, ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी सिहाबुद्दीन उल उमरी, या फिर ऑप्शन डी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। तो जो ये ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर होगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी द्वारा है। यानी तोते की कहानी जो है पांडुलिपि हुमायूं के चित्रकार थे मीर सैयद अली और अब्बुद समद, उन्होंने बनाई थी। लेकिन जो उसका संस्कृत
का जो अनुवाद किया था वो किया था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने। ठीक है, फारसी में अनुवाद किया था संस्कृत से। तो नेक्स्ट है हमारा, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है ये। ऑब्वियसली भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करती है? तो लोक लेखा समिति करती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा टाइम देने वाला भी क्वेश्चन नहीं है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल और जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक यानी एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो इस क्वेश्चन से हमको ये पता चलता है कि जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं और जो भी योजना परियोजनाएं किसी भी राज्य के द्वारा चलाई जा रही तो उन पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो इसका जो आंसर था वो इसका आंसर है कर्नाटक। ये जो डिजिटल पहला है, ज़्यादातर जो पहली चीज़ें होती हैं हमको वो याद रखनी है। तो पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम वो कर्नाटक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, 14 मार्च 2022 को। नेक्स्ट है हमारा अप्रैल, ये भी हमारा क्या है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। यानी कि जो ये 2020 की प्रतियोगिता है उसके जो आंकड़े 2022 में मतलब आए थे, तो उसके अनुसार ये पूछा है कि कौन से शहर को किस श्रेणी में पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है ये देखते हैं। संस्कृत वडोदरा, या फिर शासन इंदौर, या सामाजिक पहलू भोपाल, या फिर नगरीय पर्यावरण तिरुपति। ठीक है, तो जो वडोदरा है उसको मिला है शासन के लिए, यानी कि वडोदरा शासन, यानी कि जो सेकंड का है उसका होगा 1, सेकंड का 1 वडोदरा को शासन के लिए मिला है, इंदौर को संस्कृति के लिए मिला है, और जो भोपाल है उसको शहरी पर्यावरण के लिए, यानी जो उनका सिटी एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है उसके लिए, और सामाजिक पहलू तिरुपति के लिए। तो जिसमें भी ये मैच करेंगे वही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी संस्कृत इंदौर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, जो इसका है 2143। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि क्षेत्र में छूट या फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये बताना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे फर्टिलाइजर पर या उर्वरक पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि जो हमारे उर्वरक यानी जो फर्टिलाइज़र होते हैं जैसे खाद वगैरह ये सब होते हैं उन पे जो सब्सिडी मिलती है क्या वो इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, या फिर किसानों का बिजली और सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं, या विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं, या फिर भारत सरकार में दी जाने वाली सभी सब्सिडी अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो प्रत्यक्ष श्रेणी में होती हैं और कुछ होती हैं अप्रत्यक्ष श्रेणी में। तो जो प्रत्यक्ष श्रेणी में होती है तो ये तो पूरी तरीके से गलत है कि सारी की सारी अप्रत्यक्ष में आती हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष में कौन सी आती हैं, जैसे PM किसान योजना, यानी कि जो योजनाएं चलती हैं उनमें डायरेक्ट सब्सिडी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं कि इनडायरेक्ट कुछ भी हो। जैसे योजना PM किसान योजना है, LPG में पहल है, या कृषि लोन माफ़ी हो। ठीक है, ये होती है प्रत्यक्ष। और लेकिन जो अप्रत्यक्ष होती हैं वो कौन सी होती हैं, जैसे सिंचाई सब्सिडी है, बिजली सब्सिडी है, उर्वरक सब्सिडी है, क्रेडिट सब्सिडी है, MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 डी में ये ऑप्शन नंबर 4 तथा 4 ये जो दिया गया है ना, ये ऑप्शन नंबर केवल 4 ही होगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है? तो सबको पता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी EPA 1986 में आया था। हमको इसमें देखना है कि करंट अफेयर्स में किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो उसी हिसाब से हम अपना नेक्स्ट ईयर के लिए करंट अफेयर तैयार करें। ठीक है, तो अप्रैल 2022 में तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी यानी प्रेसिडेंट बनी थी, उनका नाम पूछा था तो ये सामिया सुलूह हसन बनी थी। तो हमको अगर अभी हाल फिलहाल में कोई नियुक्ति हुई है तो हमको वो भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा का अधिकांश स्रोत संप्रेषित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है।
यानी कि ये सोलर एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन करता है। ज़्यादातर जो हम ऊर्जा का यूज़ करते हैं वो निम्नलिखित में से कौन से अनंत सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं आती? ऑब्वियसली बात है, जो नाभिकीय एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, वो सोलर एनर्जी से नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा फिर ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट ऐसे होते हैं जो हमको रटे होते हैं, जैसे 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था इसके लिए, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर उसी तरीके से आगे 14 है, तृतीय अनुसूची, चौथी, सातवीं और आठवीं। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, यानी डी का 3 होना चाहिए। और हमारा जो है ये सातवीं जो अनुसूची है, इसमें संसद द्वारा विधानमंडल बनाई जाने विधियों की विषय सूची है सातवीं में। ठीक है, बची चौथी। चौथी में राज्य विधान परिषद में स्थानों का आवंटन, और तीसरी में शपथ या प्रत्यय, यानी ए का 2 बी का 1 जिसमें भी होगा वो देखेंगे हम। ए का 2 और बी का 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो ये है जामनगर, भारत। ये अभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जब उस टाइम ये 2022 में, पिछली साल जो पेपर होती है बायो, अक्टूबर में हुआ था, आई थिंक अक्टूबर में हुआ था या जून में हुआ था, क्लियर नहीं है मुझे, तो ये उसमें पूछा गया था, डेट क्लियर नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, उससे हमें पता करना क्या ये सही है गलत है। तो 73वां जो संविधान संशोधन है वो भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम है। जाहिर सी बात है, स्थानीय शासन यानी जो, जैसे हमारे 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा स्थानीय स्वशासन की बात करी गई थी, नगर पालिका, सहकारी समिति, ये सारी चीज़ें, पंचायती राज। ठीक है, फिर है हमारा 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ये सही बात है, दोनों ही इसके कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सूची को मिलान करना है हमें। तो MS स्वामीनाथन किससे थे हमारे संबंधित? तो ये हमारे हैं हरित क्रांति से। ठीक है, मतलब जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में। ठीक, तो यानी ए का जो होगा वो 3 जाएगा। फिर है हमारा उसके बाद क्या है, LK झा और वर्गीज कुरियन और मोरारजी देसाई। ठीक है, तो जो इसका है वर्गीज कुरियन को दुग्ध से संबंधित है, यानी ए का 3, बी का 2, बी का एल के जाने सी का 2 होना चाहिए। हाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ए का 3 MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से, और बी का हमारा 4 LK झा आर्थिक प्रशासन सुधार से, वर्गीज कुरियन दुग्ध से, और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से। क्योंकि जो भी ये मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें से अगर हम 2 या 3 भी हमें पता चल जाते हैं तो हम आसानी से सही आंसर को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की है, तो शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल या सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्रा, यानी जो इसने चांदी का सिक्का चलाया था एक तरीके से, उसकी बात करी गई है, जिसे हम क्या है, रूप का बोलते थे। ठीक है, तो ये सही था, इसका मतलब ये ठीक है। इस मुद्राओं की तौल 33 ग्रैन हुआ करती थी, यानी ये दोनों ही जो कथन है दोनों सही हैं। ठीक है, यानी कि 18 का बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है, यानी कि किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो जो हमारा ग्रेफाइट है उसकी हीरे की तुलना में वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जलप्रपात है और वो किस राज्य में है ये बताना है। ठीक, तो जो दूध सागर जलप्रपात है, यानी कि दूध का सागर, ये कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। बरकाना जो है हमारा ये है, हाँ, बरकाना और खंडादार। ठीक है, तो जो उड़ीसा में है वो है खंडादार राउरकेला पे, यानी सी का 2 और बी का 1, बी का 1, सी का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, टी माल्थस ने द
माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो किससे संबंधित है? तो ये जनसंख्या से संबंधित है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो ये यूके में कोविड-19 के दौरान जो वहाँ के यानी जो पार्लियामेंट थी उसमें एक पार्टी हुई थी ड्यूरिंग कोविड-19, जिसमें कि जो हमारे मानदंड थे कोविड-19 के उनका उल्लंघन किया गया था। उसी को हमने यूनाइटेड किंगडम का पार्टीगेट स्कैंडल कहा। तो यानी जो तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है ये यूनाइटेड किंगडम का पार्टीगेट स्कैंडल। ठीक है, उसके बाद है हमारा 23, बेसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा कारक है किस चीज़ का? ऑब्वियसली ये वायरस है इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा का ही फैक्टर है, यानी कि जो हमारे श्वसन तंत्र को संक्रामक रोग किससे ग्रसित कर देता है। ठीक है, इसमें भी इन्फ्लुएंजा कई तरीके के होते हैं, जो A, B, C टाइप के, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या आर्गन। जो ऑर्गन गैस है ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी हमारी ग्रीन हाउस गैस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ये सब हमारी क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैस होती हैं। फिर है हमारा, किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया था उसके। ठीक है, ऑपरेशन गंगा या ओप गंगा हेल्पलाइन भी थी इसके लिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी कोई ऑपरेशन हमारे 2022-23 में चलाए गए हैं, या जो भी कोई योजना नई आई है, या चाहे वो यूपी के संदर्भ में हो या केंद्र के संदर्भ में, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह कौन है? तो जो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये बनाई गई थी फुटपाथ विक्रेताओं को लोन देने से, यानी कि उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, रेहड़ी पटरी वाले जो लोग थे, और वो उनको 1 साल के अंदर लौटाना होगा। तो ये फुटपाथ विक्रेताओं के लिए था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण पूर्व एशिया में स्था बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह 3 देशों में विभाजित है। जो ये द्वीप है बोर्नियो द्वीप, ये हमारा जो इसकी भौगोलिक है ये जावा, सुलावासी और सुमात्रा, ये इन तीनों के साथ है, यानी ये 3 देशों में विभाजित है, यानी लगभग 73% हिस्सा इसका इंडोनेशिया में आता है। तो ये इसकी ठीक है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है, तो ये गलत है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से नहीं हुई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, केवल एक। फिर है हमारा ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछा गया है, किसको क्या कहा जाता था, किस अधिकारी का काम क्या होता था, ये पूछा है। तलार, पट्टकोल या सहसाधिपति या बलदीप। यानी जो पट्टकोल होता था, एक तरीके से आप पट्टा याद रखो, पट्टा जो होता है गांव में, गांव की जो भूमि होती है ना, उससे जब हम किसी को लीज पे दे देते हैं भूमि को, तो उससे टैक्स लेना, यानी जो पट्टकोल था एक तरीके से था ग्रामीण टैक्स वसूली करने वाला अधिकारी, यानी बी का 4। फिर है हमारा तलार, तलार होता था रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, और सहसाधिपति होता था हमारा डकैती के मामलों का अधिकारी, और बलाधिप होता था चुंगी का रक्षक, यानी जो इसका है पट्टकोल ए का 4, सॉरी बी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? भारत में जो सबसे ज़्यादा जैन समुदाय है वो सिटी में रहता है, वो रूरल एरिया में देखने को बहुत कम मिलता है, यानी जो हमारा लगभग 80% जैन हैं वो कस्बों या शहरों में निवास करते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि कौन से क्षेत्र के विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन बने थे। ठीक है, तो ये रमेश तावड़कर जैसे गोवा के बने थे, और उसके बाद कुलतार सांधवन पंजाब के, या टी सुब्रमण्यम मणिपुर के, और रितु खंडारी उत्तराखंड के। सारे ही मैच है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के नगरों में जनसंख्या के क्रम में लगाना था, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? लखनऊ की, गाजियाबाद की, कानपुर की और आगरा की, यानी 4213। 4213 किसके में है? ऑप्शन में ही नहीं है ये तो शायद, क्या है? अच्छा मैंने क्या बताया, 4213, सबसे ज़्यादा कानपुर की 24, हाँ 2413, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और आगरा। अब है हमारा, सही सुमेलित है कौन सा, ये बताना है।
तो जो सही सुमेलित है वो सनातन धर्म रक्षणी सभा, राधा स्वामी सत्संग, भारत धर्म महामंडल, देव समाज। ये है हमारा जो सनातन धर्म रक्षणी सभा है, ये कलकत्ता में है, मतलब इसकी स्थापना हुई थी, यही सही सुमेलित है। जबकि जो हमारा भारत धर्म महामंडल है वो हरिद्वार में, ठीक है, और जो देव समाज की स्थापना हुई थी वो लाहौर में हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, निम्नलिखित समाजशास्त्री में से किसने ग्राम में नगरीकरण यानी रर्बनाइजेशन यानी रूरल और अर्बन को मिला के, रूरल और अर्बन को मिक्स करके यानी रर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया था, वो कौन थे? एच स्पेंसर, योगेंद्र सिंह, जीएस घुर्रे या एम श्रीनिवास? तो ये जीएस घुर्रे ने बताया है। ठीक, जीएस घुर्रे इसका करेक्ट आंसर होगा। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो हमने इस अभी तक 34 क्वेश्चन में देखा कि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत अच्छा खासा है, तो इसका है त्रिमूर्ति भवन यानी 3 मूर्ति भवन जो है इसको प्रधानमंत्री संग्रहालय में चेंज कर दिया गया है। सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला हवाई अड्डा ये कोचीन। ठीक, फिर से एक वो आ गया है परियोजना, कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो ये है हरियाली। ठीक है, हरियाली सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वाटरशेड विकास परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर है हमें इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ईश्वर वर्मन, जौनपुर 75 अभिलेख, सर्ववर्मन, गया ताम्रपत्र, जीवित गुप्ता द्वितीय देव वर्णाक अभिलेख या ईशान वर्मन हरहा शासन अभिलेख? तो जो सर्ववर्मन है उसका शिलालेख मध्य प्रदेश के जो बुरहान शहर में उसके असीरगढ़ में पाया जाता है। तो ठीक है, उसके जो कई प्रतीक मिले हैं वहाँ से, एक बैल, छाता, 2 आदमी, कुल्हाड़ी वगैरह ये सब। तो ये गया ताम्रपत्र नहीं है, यानी सर्ववर्मन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भी क्रांति से संबंधित है, आप देख सकते हो। गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति, ब्लैक क्रांति, काली। गोल्डन क्रांति किससे? बागवानी से संबंधित है, यानी ए का 2। ग्रे क्रांति ये किससे है? फर्टिलाइजर से संबंधित है। पीली क्रांति किससे है? तिलहन से। और काली वाली किससे है? पेट्रोलियम से। यानी कि ए का 2, बी का 4, जिसमें भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसमें पूछा है कि कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में नहीं है, कौन सी है हिमालय पर्वत श्रेणी में? तो अन्नामलाई साउथ में ये पर्वत उसका हिमालय का हिस्सा नहीं है, सिरोमाली भी नहीं है, यानी चोऊ और लोहितसे दोनों ही ये किसका हिस्सा है? हिमालय पर्वत का। नहीं, 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। 39 का ए। अब बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रेयॉन रूपांतरित स्टार्च है, एस्पोर्टम मधुरक संश्लेषित मधुरक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन या नियोप्रीन रबड़? नियोप्रीन जो होता है वो एक रबड़ होता है विशिष्ट प्रकार का, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, ठीक है। रेयॉन जो होता है वो एक फाइबर होता है। रेयॉन इसने क्या बताया? रूपांतरित स्टार्च, बल्कि ये एक फाइबर है जो क्या होता है प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। ना तो ये पूरी तरीके से आपका क्या है कृत्रिम है और ना ही पूरी तरीके से प्राकृतिक है, तो एक तरीके से सिल्क है ये रेयॉन, तो ये स्टार्च नहीं है ये। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब इसमें बताना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। पहले क्रम के अनुसार बताना है। तो ये है हमारे मुदकी का युद्ध, पोर्टोनोवा का युद्ध, शकरखेड़ा का युद्ध और बेदरा का युद्ध। तो जो हमारा मुदकी का युद्ध है वो 1845 में हुआ था। कब हुआ था? 1845 में। ठीक, उसके बाद है पोर्टोनोवा। पोर्टोनोवा हमारा हुआ था 1781 में। उसके बाद हमारा क्या आता है? सक्करखेड़ा। सक्करखेड़ा हुआ था 1724 में। और बेदरा की लड़ाई हुई थी 1759 में। अब हमें क्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? 1724 सकरखेड़ा का युद्ध। सकरखेड़ा के बाद हुआ है हमारा बेदरा का युद्ध 1759 में। बेदरा के बाद हमारा 1781 पोर्टोनोवा और मुदकी का सबसे लास्ट में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
यूपी के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो जो ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, कतर्निया घाट है, जो 1975 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो जर्मनी में है। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, या फिर राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की रक्षा करना। तो जो इसका हमारा 44 है, इसमें जो हमारी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं वो शामिल नहीं है। फिर है हमारा, इनको मैचिंग करना है कि किसने क्या बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है वो हमारा बनवाया था, क्या नाम है उनका, चलो अभी बताती हूँ, लाल महल और जमात खाना मस्जिद। जमात खाना मस्जिद बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो हम मैच कर लेंगे इससे, सी का 1 और डी का 2। एक सेकेंड, सी का 1 और डी का 2 किस में है? ये दोनों में है, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में। ठीक है, और सुल्तानगढ़ी जो है ये इल्तुतमिश से संबंधित है। तो ए का 3 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी ए का 3 सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, लाल महल बलबन, जमात खाना अलाउद्दीन खिलजी और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमको बताना है कि कहाँ पे कितने शोर को अनुमानित है। ठीक, तो जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है और व्यापारिक क्षेत्र, सॉरी इसमें बीच में शांत क्षेत्र और उसका भी है, आधा क्वेश्चन नहीं मिल पाया इसमें, सॉरी। 47 है क्वेश्चन। इसमें जो सबसे गहरे बिंदु हैं वो बताने हैं। जैसे प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, सीधा सीधा है तो एक 3 जाएगा 100%। ठीक है, और सुंडा गर्त जो है वो हिंद महासागर में है, यानी सी का 1। तो ये भी 2 में मैच कर रहा है हमारा। तो ए का 3 मैरियाना ट्रेंच यानी प्रशांत महासागर में है। फिर है हमारा बी का 4 यानी हिंद महासागर सुंडागर, सी का 1 होना चाहिए, सी का 1, और डी का अटलांटिक में है प्यूटोरिको, डी का 2 और बी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो पारिस्थितिकी निकेत है यह उन परिस्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों का उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को क्या करते हैं, सहन कर सकती हैं, और प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो जाहिर सी बात है, प्राकृतिक परिवेश वही होता है जहाँ जीव अपने संबंध और भौतिक पर्यावरण में रहता है और उसके लिए वहाँ पर विशिष्ट संरचनात्मक यानी अनुकूल, शरीर क्रिया के लिए अनुकूल, व्यवहार के लिए अनुकूल वो सारी परिस्थितियाँ वहाँ होनी चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं इसके। एक क्वेश्चन छोड़ दिया शायद हमने, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 48 यानी 1 और 2। फिर है हमारा 50, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क हवाओं यानी शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो जो भूमध्य सागरीय है उसी को हम रोम सागर भी बोलते हैं। उसके आसपास जो विकसित होने का कारण है वो यही है कि उसकी भूमध्य सागरीय जो जलवायु है, ठीक है, इस प्रकार जो उसमें ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है और टेम्परेचर अपेक्षाकृत ज़्यादा और आसमान क्लियर होता है बिल्कुल, और शीत ऋतु में इसीलिए वहाँ वर्षा भी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 51 है, पहाड़ियों से संबंधित कौन सी पहाड़ी कहाँ है? बटेश्वर पहाड़ी, बिलारी, बिलारी तो बिहार में है, बी का 3। बटेश्वर पहाड़ी जो है वो है हमारी बिलारी घोसी पहाड़ी, बटेश्वर पहाड़ी हमारी है कर्नाटका में, बिलारी है हमारी बिहार में, और चिन्ह है हमारी हरियाणा में, और घोसी है मणिपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
अलाउद्दीन खिलजी के विजय के क्रम में बताना है कि कौन सी विजय उसने कब की थी। तो पहले रणथंभौर, गुजरात, चित्तौड़ या वारंगल। तो गुजरात विजय सबसे पहले की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी जिसमें भी 2 होगा वही आंसर होगा 2। सेकंड पे रणथंभौर, फिर चित्तौड़ और फिर वारंगल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इनका क्रम बताना है हमको कि संविधान में किस क्रम में ये रखे गए हैं। क्या सबसे पहले क्या है, संघ और कार्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता या डीपीएसपी। तो सबसे पहले हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेकंड नंबर पे है हमारा क्या, नागरिकता 1 और 3, फिर है हमारा डीपीएसपी और फिर है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। ये 2022 में पूछा है कि बताना है इसके आधार पे कि किसका अवरोही क्रम में यानी बढ़ते से घटते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया या हांगकांग। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो देश के सामाजिक और आर्थिक जो विकास के स्तर हैं उसको मापने के लिए विकसित और संकलित आंकड़ा इकट्ठा करती है, ठीक है। और इस बात पर जोर देती है कि देश के विकास के आंकलन के लिए लोगों को और उनकी क्षमताओं को, ठीक है, और उनका आर्थिक विकास किस तरीके का है, तो जो इसका अवरोही क्रम है वो बताना है। तो जो हमारा इसमें टॉप पे है वो है हांगकांग, हांगकांग के बाद है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद है जापान और फिर है रूस, यानी 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो असम और मेघालय के ही मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री अमित शाह की प्रेजेंस में किए थे, ठीक है। 57 है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में बताना है क्या सही है क्या नहीं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में शुरू हुआ था, ये करेक्ट है बात। और इसका उद्देश्य कंपनी को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको बताइए, यानी औरंगजेब ने कौन सी लड़ाई कब लड़ी थी ये बताना है। तो जो हमारी औरंगजेब की लड़ाई है, जैसे पहली है हमारी देवराय की लड़ाई। तो देवराय की लड़ाई के जो ईयर है वो है हमारा 1659। देवराय की लड़ाई होती है 1659 में। उसके बाद बनारस के पास सूजा की पराजय। सामूगढ़ की लड़ाई, तो सामूगढ़ की लड़ाई होती है 1658 में। यानी जो हमको याद आ जाता है उसी के आधार पर हम इसको लगा सकते हैं, ठीक। तो यानी 3 और 3 के बाद 1 होना चाहिए, सॉरी 4। धर्मत विजय, धर्मत विजय कब हुई थी इसका ईयर मुझे नहीं पता, ठीक। तो जो धर्मत की लड़ाई है मेरे याद नहीं आ रहा, जब आपको आए तो बताएगा। इसका करेक्ट आंसर है वैसे ऑप्शन नंबर ए 4213, धर्मत, बनारस और देवराय और सामूगढ़। कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सिनोवेक क्या है। ये कम्प्लीटली एक वायरस का टीका था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। तो ये है बसरा, बाकी सारे बगदाद, रामादी, टिकरित ये सुन्नी या उसका भाग हैं। 2022 में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता था। ये पीवी सिंधु ने। ये खेल से है। जल जीवन मिशन योजना, योजनाओं के बारे में कम से 2 से 3 क्वेश्चन आ गए हैं इसमें। तो जल जीवन मिशन योजना का जो केंद्रीय बजट क्या था वो घोषित वो था 2021-22 के लिए। फिर है हमारा जैव निम्नीकरण, यानी कि जो अपघटित हो जाते हैं चीज़ें, वो कौन सा पदार्थ है। जैसे ऊन है, गोबर है, कचरा है, ये सब क्या होती हैं। बाकी ये तीनों चीज़ें जो हैं जैव अनिम्नीकरण है, यानी इनका अपघटन नहीं होता। यानी ऊन जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है हमारा क्वेश्चन गदर पार्टी की स्थापना, मतलब इनको कलाक्रम के अनुसार, यानी कि इस चीज़ से पता चलता है हमको डेट बहुत याद रखनी है, ठीक। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी। लाला हरदयाल ने करी थी 1913 में, ठीक। जो हमारा सेंट्रल असेंबली बम कांड था, जो जो हमको याद आए वो लिख लेंगे, 1929 में हुआ था, ठीक। उसके बाद जो बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बनाई थी वो 1915 में बनाई थी। और जो चटगांव शस्त्रागार का छापा था वो 1930 में पड़ा था। यानी कि सबसे लास्ट में क्या हुआ था, चटगांव सेकंड आएगा, सेकंड से पहले आएगा 4, यानी सेकंड से पहले 4। 2 ऑप्शन मिल रहे हैं अब हमको यहाँ।
और फिर हमारा क्या था, गदर पार्टी 1913 और बर्लिन 1915। तो 1913 के बाद 1915 आएगा, यानी कि गदर पार्टी की स्थापना 1913, 1, 3 और फिर हमारा 4 और 2, 1, 3, 4, 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 1, 3, 4, 2, सॉरी बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन से राज्य की विधानसभा सीटें सुमेलित नहीं हैं। तो आपको विधानसभा सीटें पता ही है, यूपी में 403 हैं, गोवा में 40 हैं, उत्तराखंड में 7 है, लेकिन मणिपुर में 62 नहीं है। ठीक, मणिपुर में है 60 विधानसभा की सीटें। फिर है हमारा सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में किस प्रकार की औषधि है। जो सल्फा ड्रग्स होते हैं ये क्या है, हमारा एक तरीके का जीवाणुरोधी होता है, ठीक है, यानी कि एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी प्रतिजीवाणु है ये। फिर है हमारा 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर की बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। सजन प्रकाश ने 2000, साजन प्रकाश हैं ये, सजन प्रकाश, इसमें टाइपिंग है। फिर है यूएनडीपी में, सॉरी 68 क्वेश्चन है हमारा, यूएनडीपी विकास कार्यक्रम की निर्धनता की श्रेणी में पहचान की एक सही है, आय निर्धनता या मानव निर्धनता। तो ये जो यूएनडीपी होता है वो दोनों ही श्रेणी में पहचान करता है कि इनकम बेस्ड पे गरीबी और ह्यूमन बेस पे गरीबी, मानव निर्धनता और आय, यानी सी होगा इसका, ए और बी दोनों। केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जो क्वेश्चंस हमको डायरेक्ट पता है उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। फिर है हमारा 71, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर हैं, किंतु जनवरी में आगरा का टेम्परेचर 16 डिग्री और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण क्या है इसका बताया गया है, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर घटता है और वायु जब हल्की हो जाती है तो उसके कारण मैदानी प्रदेश की तुलना में पर्वतीय प्रदेश में अधिक ठंडे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो ये दोनों, इसका कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कार्ब्यूरेटर का यूज पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 72, क्वेश्चन 72 में ऊष्मा इंजन में कार्ब्यूरेटर का यूज किया जाता है। किस में किया जाता है, पेट्रोल इंजन में, डीजल या भाप इंजन या दोनों में। तो ये पेट्रोल इंजन में किया जाता है, पेट्रोल को एयर के साथ मिक्स करने के लिए कार्ब्यूरेटर का यूज़ किया जाता है। ठीक, फिर है हमारा कौन सा सही सुमेलित है। तो असम में चाय होती है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में जूट, ये भी गलत है, क्योंकि गन्ने वन्ने का होता तो देख लेते। केरल में रबड़ होती है, ये सही है। गुजरात में चाय, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब हमें बताना है संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में प्रतिपादित की थी। तो जनरली हमको रटा ही होता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। फिर है हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में ये पूछ रहा है, कथन दिए हैं दो, कौन सा सही है ये बताना है। जो हमारा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र बोले तो हमारा जैसे ये दिल्ली की तरफ का जो क्षेत्र है, ठीक, वो वाला, यूपी का पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में अधिक विकसित है अन्य क्षेत्रों की तुलना में, और इस क्षेत्र में हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो यानी जो 75 है उसके दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग ज़्यादा विकसित है कंपेरेटिवली पूर्वी क्षेत्रों के। ठीक, ये है हमारे सूची दी गई है, इनका कार्य और पद दिया गया है, ये बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक, तो ये है DK कर्वे, JED बैथुन, ठीक, उसके बाद है हमारा ईश्वर चंद विद्यासागर, BM मालाबारी। तो जो ईश्वर चंद विद्यासागर थे हमारे, वो हैं, कौन थे ईश्वर चंद विद्यासागर, ये थे हमारे कन्या महाविद्यालय की स्थापना, ये सचिव, ये रीमैरिज जो एसोसिएशन था, बाल विवाह रीमैरिज एक्ट, ये हैं हमारे जो DK कर्वे हैं, वो सचिव रहे थे विडो रीमैरिज एक्ट के एसोसिएशन के। ठीक, और JD बैथुन कन्या विद्यालय की स्थापना की थी कलकत्ता में।
और जो हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ये कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे थे, और BM मालाबारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था इनके द्वारा। तो यानी कि जिसमें भी ये मैच करेंगे, A का 2, B का 1, ये किस में मैच कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर B में मैच कर रहे हैं। B इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ये क्वेश्चन मैंने जल्दबाजी में गलत करा था, मैं इसमें कंगारू लगा के आई थी, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर वो है एकिडना। ठीक, यानी इसमें बहुत सारी, इसके बारे में मैंने पढ़ा तो इसमें पता चला कि इस एक जंतु में बहुत सारे गुण होते हैं। इसका जो मुंह होता है वो बत्तख की तरह होता है, पैर सारस की तरह होते हैं, अंडे देता है ये, और स्तनधारी कहलाता है। वैसे स्तनधारी की ज़्यादातर हम यही वो पढ़ते हैं कि स्तनधारी जो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक, लेकिन ये अंडे देता है स्तनधारी। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कौन करता है? ये फोटो वोल्टाइक सेल्स के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इससे आगे का जो पेपर है हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक जो आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं वो आपको हेल्प करेंगे 2023 के UPPCS के एग्ज़ाम में। तो इन क्वेश्चन से हमको ये पता चल जाता है कि हमको क्या क्वेश्चन पढ़ने हैं और क्या नहीं पढ़ने हैं, एक आइडिया लग जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।